नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। होली का खुमार धीरे धीरे चढ़ रहा था। धृतराष्ट्र फगुआ की कोई लाइन गुनगुनाए जा रहे थे। संजय भी अल सुबह ही भांग की गोली गटक कर तरंग में थे। सभा बैठ चुकी थी। संजय को इशारे का इंतजार था। धृतराष्ट्र ने अचानक से गुनगुनाना बंद कर दिया। पूरी सभा चैतन्य हो गई। धृतराष्ट्र ने कहा, फागुन लग गया है, लेकिन माहौल में कोई गर्मजोशी नहीं। होली के मौसम में कोई हुड़दंग नहीं दिख रही। गाना बजाना भी बंद है। संजय ने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि यह सवाल महाराज ने उन्हीं के मद्देनजर कहा है और इसका जवाब उन्हें ही देना है। लिहाजा वो बोल पड़े, महाराज, आए दिन हस्तिनापुर की नाक पूरी दुनिया में कट रही है। फागुन का रंग इसीलिए उतरा हुआ है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र की तमाम इंद्रियां सचेत हो गई। उन्होंने अपने उच्चारण में अतिरिक्त बल लगाकर पूछा, नाक कट रही है? हम तो सुनते थे कि डंकापति के राज में चौतरफा दुंदुभी बज रही है। पूरी दुनिया में उनकी तूती बोल रही है। भारत विश्वगुरु के आउटर सिग्नल पर खड़ा है। किसी भी दिन इसकी मुनादी हो सकती है। तुम कह रहे हो नाक कट रही है? संजय ने बातचीत का सिरा खोलते हुए कहा, बीते कुछ दिनों से डंकापति के राजपाट की दुनिया भर में लानत मलानत हो रही है। संजय ने अपनी बात जारी रखी। ताजा मामला राजनीति विज्ञानी प्रताप भानु मेहता का है। अब डंकापति को यह भी मंजूर नहीं कि कोई अखबार में उनके खिलाफ 500-700 शब्दों का एक लेख लिख दे। डंकापति ने उससे निपटने का एक अलग ही रास्ता निकाला है। प्रताप भानु मेहता जिस अशोका यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे, डंकापति ने वहां से उनका पत्ता ही कटवा दिया। अशोका यूनिवर्सिटी से 2 विद्वानों को इस्तीफा देना पड़ गया है। प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के बाद अरविंद सुब्रमण्यन के इस्तीफे की खबर आई है। इंडियन एक्सप्रेस नामक दैनिक समाचार पत्र की रितिका चोपड़ा ने लिखा है कि प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे की परिस्थिति का उल्लेख करते हुए अरविंद सुब्रमण्यन ने इस्तीफा दे दिया है। अरविंद तो अशोका सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी के संस्थापक निदेशक रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यन जैसे प्रोफेसर भी हटाए जा सकते हैं या हटने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जो भारत के आर्थिक सलाहकार रहे हैं और शानदार आर्थिक सर्वे लिखा है। धृतराष्ट्र ने टोका, पर डंकापति तो कहते थे कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से यह मुकाम पाया है। उन्हें किसी खान मार्केट गैंग के लिखने पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अंग्रेजी में लिखने वाले मेहता से वो इतने विचलित क्यों हो गए? संजय बोले, फर्क तो पड़ता है महाराज। डंकापति तो इन दिनों इससे भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। उनके कुछ कारनामे तो ऐसे हैं कि खिसियाई हुई बिल्लियां भी खंभा नोचना बंद कर दें। धृतराष्ट्र ने विस्तार से जानने की इच्छा जताई। संजय ने एक टेप धृतराष्ट्र के लिए प्ले कर दिया। दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? आगे आगे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, आगे आगे दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी दिल्ली। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इचक दिल्ली। दिल्ली बन गई बिल्ली, बिल्ली बिचक की दिल्ली। एक बिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटकी दिल्ली। खुद घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। यह वीडियो देख धृतराष्ट्र समेत सभी दरबारियों का सिर घूमने लगा। तब संजय ने इस लोमहर्षक वृत्तचित्र की व्याख्या शुरू की। 23 साल हो गए। छोटी दिल्ली यानी दिल्ली की विधानसभा से जनता ने भाजपा को दरबदर कर रखा है। यहाँ अरविंद केजरीवाल का सिक्का चल रहा है। 2-3 साल पहले भी डंकापति ने बैकडोर से छोटी दिल्ली पर कब्जा करने की एक सीरियस कोशिश की थी। तब केजरीवाल के 28 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करवाने का प्रपंच रचा गया था, लेकिन वह प्रपंच असफल सिद्ध हुआ। अब दिल्ली की सत्ता में पिछले दरवाजे से घुसने की एक नई तरकीब डंकापति ने निकाली है। तरीका है केजरीवाल की सारी शक्तियां छीनकर अपने किसी आदमी यानी एलजी को दे दी जाएं। इसके लिए बाकायदा एक बिल लोकसभा में पास किया गया है जो कहता है कि छोटी दिल्ली के असली वारिस एलजी होंगे। यह सुनते ही धृतराष्ट्र उछल पड़े। इतनी कुंठा डंकापति अपने भीतर पालते कैसे हैं? संजय ने जवाब दिया, यह तो वही जाने महाराज, लेकिन इससे भी बड़े बड़े कारनामे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, अब नया क्या कर दिया? संजय ने कहना शुरू किया, अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे थे। उसी वक्त अमेरिकी सांसद रॉबर्ट मेनेंडे ने एक पत्र लिखकर खरी खरी कुछ बातें कह दी। जब आप भारत सरकार से बात करें
तो उनसे भारत के लोकतंत्र में आ रही गिरावट का जिक्र ज़रूर करें। नागरिक अधिकारों पर बढ़ रहे हमलों की चर्चा ज़रूर करें। भारत में पत्रकारों, सरकार के आलोचकों, किसानों और CAA के विरोधियों पर सरकार की दमनपूर्ण कार्रवाइयों का विरोध दर्ज करवाएं। धृतराष्ट्र ने बीच में टोक दिया, क्या ऐसी कड़वी बातें अमेरिकी सांसद ने कही? संजय ने जवाब में कहा, अब तो ये सब रोजाना का दस्तूर सा हो गया है। धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, इस जगहसाई पर डंकापति क्या कहते हैं? संजय बोले, उनके पास फिलहाल इन सब बातों के लिए फुर्सत ही नहीं है महाराज। वो अपनी सेना लेकर इस समय बंगाल फतह करने निकले हुए हैं। धृतराष्ट्र चिंता के स्वर में बोले, यह तो बहुत गंभीर मसला है, इस पर विचार करना होगा। ये कहकर वो सभा से उठ गए। गंभीर सोच विचार में डूबे हुए अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर थे। उन्होंने अमेरिकी सांसद रॉबर्ट मेनेंडे की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी मुलाकात के दौरान भारत में लगातार सिकुड़ रहे लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक आज़ादी का मुद्दा उठाया। यह अपने आप में एक असाधारण कदम है। अमेरिका के रक्षा मंत्री रक्षा मामलों से जुड़ी बातचीत के साथ नागरिक अधिकारों की बात भी कर रहे हैं। और जब सब कुछ असाधारण हो ही रहा है, तब खबरिया चैनलों की दुनिया सामान्य कैसे रहती? इस मुद्दे पर सुधीर चौधरी ने भी कुछ असाधारण बातें कह डाली। बकौल सुधीर चौधरी, भारत में हुआ CAA विरोधी आंदोलन, किसानों का आंदोलन, दिल्ली के दंगे और रॉबर्ट मेनेंडे का पत्र, ये सब आपस में मिले हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो सांसद है जिसने चिट्ठी लिखी है और हमारे दिल्ली में जिन लोगों ने वो दंगे कराए थे, ये सब एक ही टीम में खेल रहे हैं। जो लोग फार्मर प्रोटेस्ट, किसानों का जो आंदोलन है उसका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग CAA नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, वो सारे लोग और इस तरह का फ्रीडम हाउस जैसे NGO और ये सांसद, ये एक ही टीम में खेलते हैं। यह देखकर आपको याद आया, किसी भारतीय विद्वान ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। कॉन्स्पिरेसी थियरी यानी षड्यंत्र की कहानियां गढ़ने में सुधीर चौधरी जैसे एंकराओं को महारत हासिल है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें असाधारण क्या है? इस शो में सुधीर ने इसके आगे जो बातें कही, दरअसल वो ही असाधारण की श्रेणी में आती हैं। वो रॉबर्ट मेनेंडे का कच्चा चिट्ठा सामने लेकर आए और बताया कि ऐसा आदमी और कर भी क्या सकता है। असल में रॉबर्ट मेनेंडे वर्ष 2006 से अमेरिका के न्यू जर्सी से वहां की संसद के सदस्य हैं और उन पर अमेरिका की अदालतों में 5 वर्षों तक भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाने के लिए उससे महंगे गिफ्ट्स लिए और कई बार उस व्यक्ति के प्राइवेट जेट्स का भी इस्तेमाल किया। और इस तरह का सांसद, नेता और कर क्या सकता है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सांसद का खुद का आचरण कैसा है। आचरण से याद आया कि ऐसा आदमी कर भी क्या सकता है। सुधीर जी, 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना डर, 20 से 100 सर 5 टाइम्स। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बात सुधीर ने कही, आपने ध्यान दिया? और कई बार उस व्यक्ति के प्राइवेट जेट्स का भी इस्तेमाल किया। और प्राइवेट जेट से आपके दिमाग में क्या कोई कीड़ा कुलबुलाया? एक और महान भारतीय किसी के प्राइवेट जेट से घूम रहे थे और जिसका जेट था, उसकी संपत्ति बीते साल लॉकडाउन के दौरान लगभग 100% के आसपास बढ़ गई। ऊपर वाले की कृपा ऐसे ही बनी रहे। राष्ट्र की सेवा में इस तरह के फल मिलते ही रहते हैं। दरअसल मोदी सरकार की एक रणनीति की अब कलई खुल चुकी है। उन्हें उम्मीद थी कि भारत का बाजार दुनिया को बतौर चारा दिखाकर वो धंधा करते रहेंगे और देश के भीतर कट्टरपंथी, मुस्लिम विरोधी, हिंसक सांप्रदायिक राजनीति को प्रश्रय देते रहेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटते रहेंगे, अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करते रहेंगे, दलितों का उत्पीड़न करते रहेंगे और धंधे के लालच में दुनिया इस सब से आंखें मूंदे रहेगी। दुनिया को धंधा तो चाहिए, पर किस कीमत पर चाहिए? यह सवाल आने वाले दिनों में और गंभीर और बड़ा होने वाला है। बंगाल समेत 4 राज्यों का चुनावी माहौल सिरे चढ़ चुका है। इस मौके पर जिन टीवी चैनलों से आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको ज़मीनी सच्चाई दिखाएंगे, वास्तविक खबरें दिखाएंगे, वो असल में आपको खबर के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर दिखा रहे हैं। नादिया जिले के नक्कासीपाड़ा ब्लॉक का ये कुबेरनगर गांव है। इस इलाके में 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है और बाकी हिंदुओं की है। लेकिन यहाँ हिंदुओं की कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद से मुसलमानों का यहाँ बोलबाला है। मुसलमान जो चाहते हैं वो वही करते हैं।
भारत में टीवी पत्रकारिता की बर्बादी के पीछे एक बड़ी वजह रहा है डिबेट आधारित शो। हर लगे न फिटकरी और प्रोपेगेंडा पूरा हो जाए। इस फॉर्मेट के चक्कर में टीवी पत्रकारिता ने कमोबेश ग्राउंड रिपोर्टिंग से पल्ला झाड़ दिया। अब गाहे बगाहे जब इनके रिपोर्टर ग्राउंड पर उतरते भी हैं तो इनको साफ निर्देश मिला हुआ है कि करना इनको हिंदू मुसलमान ही है। इतने बड़े बंगाल में मानो भुखमरी, गरीबी, कोरोना, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, अशिक्षा आदि कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनाव के वक्त यह ज़रूरी है कि मीडिया सरकारों के 5 साल के कामकाज की समीक्षा करे, उनके वादों की पड़ताल करे, असल स्थिति को जनता के सामने रखे। न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर इसके लिए अलग अलग राज्यों से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि आप हमें सहयोग करते हैं। हमारे चुनाव से जुड़े NL सेना प्रोजेक्ट को आपका ज़बरदस्त समर्थन मिला है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके जनता के हित की पत्रकारिता को मजबूत कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब एक कहानी आयरनी यानी विडंबना के दम तोड़ देने की, लेकिन इस कहानी को जानने से पहले इसकी पूर्व कथा जान लीजिए। एक एक्टर हैं गजेंद्र चौहान। केंद्र सरकार की कृपा से FTII पुणे के चेयरमैन बन गए थे, लेकिन हालात ऐसे रहे कि एक दिन भी चैन न मिला। जल्द ही सरकार ने भी इनसे पिंड छुड़ा लिया। इन्हें एक ही शॉर्टकट पता है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट यानी मुसलमानों की निंदा। आमतौर पर यह हथकंडा तमाम बेरोजगार, उचक्के, लफंगे या फिर अपराधी टाइप लोग अपनाते हैं। मज़े की बात है कि गजेंद्र चौहान की भाषा भी लगभग लफंगई के आसपास ही है। भरोसा न हो तो आप देख लीजिए। इनकी बेचैनी की वजहें तो ये ही जाने, लेकिन इनके सड़क छाप व्यवहार के बचाव के चक्कर में इंडिया टुडे समूह ने अपनी भद्द पिटवा ली। यही वो कहानी है जिसमें आयरनी को आत्महत्या करनी पड़ी। आप लोगों को याद होगा, मंदिर में पानी पीने के चक्कर में कुछ दिन पहले एक मुस्लिम बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। चौहान ने हमलावर श्रृंगी यादव के समर्थन में एक ट्वीट किया, बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। मोदी जी ने पत्रकारिता की एक नई विधा बतौर नेमत दी है, फैक्ट चेक। इंडिया टुडे ने जाने कौन सी विधि से फैक्ट चेक करके ऐलान कर दिया कि गजेंद्र ने ऐसा कोई ट्वीट किया ही नहीं। अब इस फैक्ट चेक का कुछ लोगों ने फिर से फैक्ट चेक कर डाला और सबने पाया कि इंडिया टुडे असल में गजेंद्र द्वारा फैलाई गई गंदगी को और भद्दे तरीके से लीपने में लगा था। इसके बाद चौतरफा जगहसाई के दबाव में इंडिया टुडे ने एक और कारनामा दिखाया और बताया कि वह ट्वीट गजेंद्र के हैंडल से हुआ तो था, लेकिन संभव है कि उनके टीम के किसी सदस्य ने किया हो, क्योंकि सारे ट्वीट गजेंद्र खुद नहीं करते। इस धूर्तता भरी चतुराई पर बस एक गीत पेश है। असली चेहरे पर हमने भी नकली चेहरा सजा लिया। इस दुनिया ने जो कुछ चाहा वो वह बना लिया। इतिहास के अंड बंड संस्करण में इस बार कोई पत्रकार नहीं बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नई एंट्री हुई है, वही फटी जींस के विशेषज्ञ उत्तराखंड वाले रावत जी। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। भारत पर 200 साल तक राज अगर अमेरिका ने किया तो सावरकर ने माफी ब्रिटेन वालों से क्यों मांगी थी? खैर, अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट BBC हिंदी से है। किसानों का आंदोलन 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। भले ही यह नेशनल मीडिया की निगाहों से दूर हो चुका है, BBC की यह रिपोर्ट हमें बताती है कि अब खेतों में फसल काटने का समय हो चुका है। ऐसे में किस तरह से किसान अपने आंदोलन और खेतीबाड़ी के बीच संतुलन साध रहे हैं। ये हैं पंजाब के मोहाली ज़िले के एक गांव के रहने वाले 24 वर्षीय सेंटी सैनी। वे एक किसान हैं और साथ ही एक दुकान भी चलाते हैं। जिन खेतों में वे पानी दे रहे हैं, दरअसल वो इनके पड़ोसी के हैं। सेंटी सैनी ने बताया कि वो 2 बार दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन में जा चुके हैं। फिलहाल उनके भाई जगदीप सिंह दिल्ली से सटे सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जब उनके भाई वहां होते हैं तो ये यहाँ होते हैं।
ਸਾਡੀ 5-6 ਜਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਤਲਬ कि एक मेंबर जरूरी लाजमी है। एक दूसरे की गैर हाजिरी में न केवल अपने घर वालों का बल्कि अपने आस पड़ोस का भी कामकाज देखना, ताकि जब वो दिल्ली के बॉर्डरों पर खेती बिलों के विरोध में जारी आंदोलन में हो तो घर पर उनका काम चलता रहे और साथ ही आंदोलनकारियों की संख्या भी कम ना हो। किसानों ने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला अपनाया है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। आपने देखा किस तरह से हमारे रिपोर्टर जमीनी सच्चाई को आपके सामने ला रहे हैं। हमारे चुनाव से जुड़े NL सेना प्रोजेक्ट को समर्थन दीजिए ताकि हम इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग आपके सामने ला सकें। नमस्कार।